गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बढ़िया। तो देखिए बेटा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हमारी हिस्ट्री का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान का मतलब है भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत जब हुआ करती थी उस समय कौन कौन से दिल्ली सुल्तान इंडिया में रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, दिल्ली सुल्तान का मतलब क्या है। एक्चुअल में उस ज़माने में मुस्लिम किंग को सुल्तान कहा जाता था। जो मुस्लिम किंग होते थे उनको हम क्या कहते थे? मुस्लिम किंग को, ओके, उनको हम सुल्तान कहेंगे, क्योंकि उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में उन किंग्स को सल्तनत का राजा यानी कि सुल्तान कहा जाएगा। सल्तनत का मतलब है जितना उनका एरिया होगा, सल्तनत का मतलब जितना उनका एरिया होगा। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा भी था कि कावेरी डेल्टा यानी कि कावेरी रिवर जो नीचे आपके साउथ की तरफ पाई जाती है, वह कितना बड़ा ही एक बहुत ही ज़बरदस्त किंगडम हुआ करता था, लार्ज किंगडम हुआ करता था। और लेकिन आपने ध्यान दिया उसमें कहीं भी दिल्ली के किंगडम के बारे में कोई बातें नहीं बताई गई थी कि दिल्ली एज ए कैपिटल है या नहीं है उसके बारे में। ठीक है, ओके। दिल्ली जो है एक कैपिटल सिटी के रूप में 12th सेंचुरी में फेमस हुई, 12वीं शताब्दी में। ये 12th सेंचुरी का मतलब समझ गए, 1100 से लेकर और 1199 के बीच में। ठीक है, जब भी आपको सेंचुरी पढ़ना पड़े तो आप ये समझ लीजिए कि एक स्टेप आपको पीछे हटना है। मान लीजिए मैं ये कहूँगी 25th सेंचुरी की बात करूँ तो आपको 2400 से शुरू कर देना चाहिए और 2499 तक की हो जाएगी 21 सेंचुरी। ओके, जैसे अभी आपकी 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है, 21st, तो 21st का मतलब है 2000 ईयर से लेकर 2099 तक ये 21st ही रहेगी। तो एक स्टेप पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 12th सेंचुरी में दिल्ली एक बहुत ही फेमस कैपिटल के रूप में सामने आई। ठीक है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तोमर राजपूतों के टाइम में दिल्ली पहली बार कैपिटल बनाई गई। ओके, और ये मतलब वर डिफीटेड इन मिडिल 12th सेंचुरी, और बाद में ये 12वीं शताब्दी के बीच में ही यह हार भी गए। मतलब शुरुआत दिल्ली में कैपिटल की तोमर राजपूतों ने की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी दिल्ली को कैपिटल सबसे पहले किसने बनाया तो हम ये कहेंगे तोमर राजपूत। ठीक है, अब उनको हराया किसने? 12th सेंचुरी के बीच में, कह रहे हैं ना कि 12th सेंचुरी में वो हार गए थे बीच में, यानी कि 1150 के लगभग वो हार गए या उसके बाद लगभग वो हार गए। तो हराया किसने? चौहानों ने। चौहान, जैसे पृथ्वीराज चौहान बहुत ही फेमस राजा रहे हैं, तो तोमरों को हराया चौहानों ने। और चौहान बाद में अजमेर का जो चौहान हुआ करते थे, अजमेर के राजा हुआ करते थे, राजस्थान के अजमेर के चौहान जो हुआ करते थे, उन्होंने तोमर राजपूतों को हराकर दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया। देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि इस लेसन में, दिल्ली सुल्तान लेसन में आपको बारी बारी वो सारी कहानियाँ मिलेंगी कि किसने किसको हराया और कौन कब राजा बना, दिल्ली के सुल्तानों को किसने हराया और फिर उसके बाद कौन बना, ये सब इसमें डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि तोमर राजपूतों ने दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया, फिर तोमरों को हरा दिया चौहान ने। चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे। ठीक है, और फिर तोमर और चौहान के बाद दिल्ली इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनती चली गई। जब से तोमर और चौहान लोगों ने इसको कब्जाया तब से दिल्ली एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में सामने आई। बहुत सारे मैनी रिच जैन मर्चेंट, जैन धर्म के जो मर्चेंट होते थे वो यहाँ पर आने लगे थे, बहुत व्यापार करने लगे थे, सिटी में रहने भी लगे थे वो दिल्ली सिटी में। और बहुत सारे टेम्पल भी उन्होंने, यानी कि जैन मंदिर भी बनवाए, कॉइन्स भी उन्होंने यहाँ पर ढलवाए। कॉइन मिंट का मतलब होता है कॉइन, यानी कि सिक्के ढलवाए जाते हैं अपने धर्म के हिसाब से। उन कॉइन्स को दहलीवाल कहा जाता था। समझ रहे हो आप? कई बार बात सुनने को मिलती है, मेरे पास एक धेला भी नहीं है। धेला आपने सुना? धेला मतलब टका, धेला, ये सब क्या होता था? धेला का मतलब दिल्ली के चलने वाले सिक्के, तो धेला। तो इन्होंने फिर तोमर और चौहान राजपूतों ने यहाँ पर अपने सिक्के भी चलवाए और जो है ढलवाए। ओके, धीरे धीरे दिल्ली में नए ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे, मतलब कि चेंज होने लगा सब कुछ। राजा पे राजा आते चले गए, कंट्रोल करते चले गए, पूरा ही कंट्रोल। एक कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया, एक ऐसी कैपिटल जो पूरे एरिया पे कंट्रोल करती थी। ठीक है, स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली के फाउंडेशन के साथ ही शुरू हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत, बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। और दिल्ली सल्तनत
बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही थी, पूरे भारत पे कंट्रोल करेंगे तोमर और चौहान राजपूत, और पूरे भारत को जीतने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और देखते ही देखते बहुत सारी डायनेस्टीज़, बहुत सारे राजवंश दिल्ली सल्तनत में आने लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ और आगे नीचे, दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़, दिल्ली सुल्तानों ने तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े शहर भी बनवाए थे, और जिनको आज आप दिल्ली में देख पा रहे हैं। जैसे इस मैप में दिल्ली कोहना भी दिखाया गया, जो सीरी एंड जहाँपना नगर कहलाता था, सीरी नगर एंड जहाँपना नगर कहलाता था। ये देखिए इस मैप में देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए फिरोजाबाद है, ये यमुना रिवर है जो बन के चल रही है यहाँ से, कौन सी है, यमुना, यमुना के सहारे से ये निकल रहा है, जैसे ये पानी है, और इसके इसी यमुना से चैनलिंग करके फिर हौज खास यानी कि एक तालाब बनवाया गया था, जो कि इल्तुतमिश ने तैयार करवाया था। आगे इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा कि हौज खास सीरी एक सिटी था, सीरी फोर्ट एरिया था। ये देखो पूरा फोर्ट बना रखा है इन्होंने, ये क्या फोर्ट एरिया पूरा का पूरा, आप देख सकते हो चारों तरफ से दीवार से घेर कर इसको बनाया गया है। ओके, और फिर हौज खास इसी के नज़दीक, यानी कि एक बड़ा तालाब पानी को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि पानी की कमी पहले भी होती थी बेटा, तो पानी को रिवर से कनेक्ट करके यहाँ हौज खास में डलवाया जाता ताकि दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई पूरी हो सके। और फिर दिल्ली सुल्तानों ने दिल्ली को जहाँपनाह नगर के रूप में बसाया। एक और शहर देखिए दिल्ली कोहना, जैसे बता भी रहा है कि बहुत सारी सिटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई थी। तो देखिए सीरी फोर्ट एरिया, यानी कि सीरी फोर्ट एरिया के बीच में जो सिटी बनी वो, और जहाँपनाह नगर, दिल्ली कोहना नगर, ये सब उन्होंने बनाए। तुगलकाबाद बनाया, आदिलाबाद बनाया, तो ये सब उस समय की फेमस सिटी होती थी। दोबारा देखो इस बात को, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो मैदान है जहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट के मैच होते हैं, उसके नज़दीक है फिरोजाबाद, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में फेमस हुई सिटी। तुगलकाबाद, ठीक है, जो कि बहुत फेमस हुई। आदिलाबाद बहुत फेमस हुआ। दिल्ली कोहना बहुत फेमस हुई सिटी, और जहाँपनाह नगर बहुत फेमस हुआ। सीरी फोर्ट एरिया वो भी बहुत फेमस हुआ, और हौज खास भी जो कि तालाब बनवाया गया था वो भी काफ़ी फेमस हुआ। हौज सुल्तानी एक और बनवाया गया, तालाब बनवाया गया, कुतुब मीनार बनवाई गई, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनती चली गई। दिल्ली जो है 14-13 सेंचुरी में अपनी बहुत बड़ी और चरम सीमाओं पर थी, बहुत पावरफुल बनने लग रही थी। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली पकड़ करती चली गई, पूरे इंडिया पे कंट्रोल करती चली गई। तो आई थिंक फर्स्ट पेज आपको समझ आया होगा कि हम किस दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम 11, 12, 13 सेंचुरी, 14 सेंचुरी की दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये पेज आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ओके, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले तोमर राजपूत, और उसके बाद चौहान राजपूत, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही फेमस रहा है। ओके, तो ये सब यहाँ रहे हैं। ओके, अब देखिए सेकंड पेज के बारे में, रूलर ऑफ दिल्ली। क्या बात है, बहुत अच्छा चार्ट आपको बना के दिखा रखा है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी बुक ने जितना नॉलेज आप बच्चों को दिया है, शायद ही कोई बुक आपको देती होगी। देखो कितने अच्छे से इन्होंने सजा कर आपको दिखा रखा है। तो देखिए दिल्ली में कौन कौन से रूलर अलग अलग टाइम में हुए हैं, दिल्ली के रूलर्स। सबसे पहले हुई है राजपूत डायनेस्टी, जिसमें मैंने बताया तोमर राजपूत, अभी बताया था ना तोमर राजपूत। तो तोमर राजपूत कब तक रहे थे, 1165 तक से शुरू हुए, और उस समय सबसे फेमस अनंगपाल, यानी कि सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला अनंगपाल ही था तोमर राजपूत। कब से कब के बीच में रहा, 1130 से लेकर 1145 के बीच में अनंगपाल, जिसने दिल्ली को सबसे पहले बसाया, तोमर राजपूत। फिर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान, 1145 के बाद 1165 और 92 के बीच में। अब आप कहोगे सर ये इसके गैप के बीच में क्या है, ये गैप जो बीच में हुआ 1145 से लेकर 1165, 20 साल तक क्या रहा। तो 20 साल क्या था कि अनंगपाल और उसके यानी कि तोमर जो राजपूत हुआ करते थे, अनंगपाल वगैरह, तो उनके बीच और चौहानों के बीच में फाइट रही है। लगभग 20 साल आपस में ये फाइट करते रहे, छोटे मोटे राजा बीच बीच में आते रहे और कंट्रोल बनाने की कोशिश करते रहे। फाइनली जो हार गया वो तो हट गया, तोमर हट गए, और जो जीत गया वो राजा बन गया, यानी कि चौहान जीत गए। उन चौहानों में सबसे फेमस राजा पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही फेमस राजा हुए। पृथ्वीराज थर्ड की यहाँ बात करूँगा मैं, जिसका टाइमिंग यहाँ दिखाया गया है। पृथ्वीराज थर्ड, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई लड़ी, तराइन की लड़ाई। आपकी इस बुक में आगे दिखाया जाएगा कि कैसे तराइन की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान पहले मोहम्मद गोरी को
मोहम्मद गोरी को हरा देता है और माफ़ करके भेज देता है वापस अफ़गानिस्तान, क्योंकि गोरी अफ़गानिस्तान से ही आया था। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन गोरी पलटकर वापस आया। 1191 की वॉर में गोरी हार गया था, लेकिन 1192 की दूसरी लड़ाई, तराइन की लड़ाई, इसको क्या कहते हैं, तराइन वार, क्या कहते हैं, तराइन वॉर, तराइन वॉर कहते हैं। ये 2 बार हुई है तराइन वॉर फर्स्ट, तराइन वॉर सेकंड। तराइन वॉर फर्स्ट 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और तराइन वॉर सेकंड जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था अफगानिस्तान का रूलर। तो ये वहीं पृथ्वीराज चौहान है जिनके बारे में उनके राजकवि चंद ने एक बहुत ही फेमस एक काव्य लिखा है, पृथ्वीराज रासो, ये इन्होंने लिखा है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ये, बहुत ही प्रसिद्ध एक महाकाव्य है जो कि उसके कवि चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान को बाद में गोरी ने हराया, और फिर धीरे धीरे दिल्ली में टर्किश रूलर्स का, यानी कि मुस्लिम रूलर का रूल होता चला गया। ठीक है, देखिए अब 1206 में टर्की का सबसे फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करने लगता है। मोहम्मद गोरी का कमांडर था ये। जब मोहम्मद गोरी अटैक करने के लिए आया था तो कुतुबुद्दीन एक मेन कमांडर के रूप में उसके साथ था। फिर मोहम्मद गोरी तो वापस अपने अफगानिस्तान चले गए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर इंडिया का राजपाट संभाल लिया और अपने आप को स्लेव के रूप में मुक्त किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था। स्लेव क्या होते हैं, दास होते हैं। कमांडर था, स्लेव था। बाद में उसने अपने आप को स्लेवरी से आज़ाद करा लिया था, और टर्किश सुल्तानों से, टर्किश रूलर से अपनी रिहाई, अपनी फ्रीडम उन्होंने लिखवा ली थी। और फ्रीडम होने के बाद फिर उन्होंने दिल्ली में रूल शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन आप ये मत समझिए कि कुतुब मीनार का जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, नहीं। कुतुब मीनार का नाम बहुत ही प्रसिद्ध एक सूफ़ी संत, एक मुस्लिम बहुत ही प्योर संत जो होते हैं सूफ़ी संत, उन सूफ़ी संत के नाम पर है, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनका नाम था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया, लेकिन इस सूफ़ी संत के नाम पर। ये सूफ़ी संत था मुस्लिम में, उनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। कई बार NTSC वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि भी कुतुब मीनार को शुरू मतलब बनवाया किसने, तो बनवाया तो इसी ने था। तो क्या कुतुब मीनार का नाम इसी के नाम पर था? नहीं, एक सूफ़ी संत के नाम पर था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइमिंग यानी कि 1206 से लेकर 1210 तक रहा, 4 साल तक इसने रूल किया। उसके बाद में नया रूलर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि रजिया सुल्ताना के फेमस रहे थे, फादर रहे थे। इल्तुतमिश ने रूल किया 1210 से लेकर 1236 के बीच में। मतलब कि बहुत ही अच्छा रूलर था अपने टाइम का, बहुत ही लायक रूलर जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन क्या उस टाइम में सल्तनत हासिल करने के लिए, राज्य हासिल करने के लिए आपस में युद्ध हुआ करते थे। तो इल्तुतमिश के एक बेटे भी थे और उनकी बेटी भी थी, लेकिन बेटे बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही बेकार, नकारा, घटिया किस्म के थे, तो वो राजपाट के लिए सूटेबल नहीं थे। आखिरी में रजिया सुल्ताना को इल्तुतमिश ने रूलर बनाया, जो कि पहली और फर्स्ट एंड लास्ट मुग़ल रूलर रही है। ना तो इससे पहले कभी कोई मुग़ल लेडीज़ रूलर बनी थी और ना उसके बाद कोई बन पाई। तो रजिया सुल्ताना ने राजपाट शुरू किया 1236 से लेकर 1240 के बीच में, 4-5 साल ही रूल कर पाई। उस समय, जिस समय ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है, मुस्लिम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे, ना तो वो पढ़ पाते थे, ना ही बहुत ज़्यादा वो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर या उनको अधिकार नहीं होते थे। तो एक औरत राजपाट करे ऐसा उस समय लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ, और आखिरी में रजिया सुल्ताना को राजपाट छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद एक नया रूलर आया, गियासुद्दीन बलबन। लेकिन उसके बीच बहुत ज़्यादा, यानी कि 1240 से 1266 के बीच में आपस में राजपाट को लेकर बहुत आपस में फ़ाइट रही हैं। एक राजा दूसरे राजा को हराता है, दूसरा इस तरह, मतलब काफ़ी दिल्ली में डिस्टर्बेंस की कंडीशन रही है। फाइनली जो जीता, जिसने दिल्ली पर अपना राजपाट कायम किया,
वो गयासुद्दीन बलबन थे। 1266 से लेकर 1287 के बीच में गयासुद्दीन बलबन द पावरफुल दिल्ली सल्तनत रूलर बना, और इस तरह से टर्किश रूलर एंड हुए। तो आपने इसमें अभी तक देखा कि सबसे पहले शुरुआत राजपूत डायनेस्टी ने की, और फिर टर्किश यानी कि टर्की कंट्री, ईरान इराक के बाद जो टर्की कंट्री आता है उसके रूलर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन जैसे लोग हुए हैं। और ये आप देख सकते हो रजिया सुल्ताना के फादर साहब यानी कि इल्तुतमिश का टोम आप दे सकते हो, यहाँ पर इनको दफनाया गया था, और ये मकबरा आज भी है हमारे इंडिया में, और बहुत ही फेमस मकबरा है। आप दिल्ली में आप इसको देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए ये अलाई दरवाज़ा जो उस समय ही बनवाया गया था, बहुत ही फेमस सूफ़ी संतों के लिए ये एक मस्जिद थी, एक जगह थी, खानका थी, जहाँ पर ये लोग बैठकर इबादत भगवान की यानी कि अल्लाह की किया करते थे। उसके बाद नई डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जो 1290 से 1320 के बीच में रही है, बहुत ही फेमस खलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी इसका बहुत ही सबसे ज़बरदस्त और फाउंडर जिसको हम कह सकते हैं वो था, जो 1290 से लेकर 1296 के बीच में रहा। लगभग 6 साल इसने राजपाट किया और खलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन मजबूत किया। और उसके बाद राज्य को बढ़ाने वाला अलाउद्दीन खलजी, सबसे क्रूवल राजा, जिसने राजस्थान और बहुत सारे एरिया जीत लिए थे। ठीक है, जो एक इंडियन मतलब भारत के देश में जो राजस्थान के बहुत सारे एरिया थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने, और साउथ का एरिया भी उसने काफ़ी बड़े लेवल पे जीता था। ठीक है, रानी दुर्गावती, और आप इनके बारे में देखोगे रानी पद्मावती, जैसे आपको अभी जानते हो आप, एक बहुत सारी अच्छी मूवी भी बनी है रानी पद्मावती को लेकर, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को क्लियर दिखाया गया है कि वो कितना ख़तरनाक है, एक बहुत ही बेईमान और बहुत ही धूर्त दिल्ली का सुल्तान है वो, और वो पूरे भारत को कब्जाना चाहता है किसी भी कीमत पर। और वो रानी पद्मावती पे इतना मोहित हो जाता है कि वो पद्मावती को भी हासिल करना चाहता है। लेकिन राजस्थान के इस एरिया में हिंदू राजाओं ने, हिंदू रानियों ने ये दिखाया कि कोई भी मुस्लिम आसानी से हिंदू एरिया को कब्जा नहीं पाएगा। हिंदू जो राजपाट एरिया है या हिंदू रानियां हैं उनको आसानी से अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आखिरी में रानी पद्मावती और बहुत सारी लेडीज़ ने मिलकर जौहर किया। वो जिंदा ही एक बहुत बड़ा कुंड बनाती हैं और कुंड बनाकर फिर उसमें वो कूद जाती हैं। ठीक है, मतलब कि राज्य हार गया था, मुस्लिम रूलर का कंट्रोल हो गया था, लेकिन वहाँ की औरतों पे अलाउद्दीन खिलजी कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। उन्होंने एक साथ जलकर जौहर परंपरा को आगे बढ़ाया। जौहर जो उस समय राजस्थान की औरतें किया करती थी, जौहर। ठीक है, फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली में नए रूलर आए, तुगलक डायनेस्टी, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक सबसे फेमस राजा रहा। गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही फेमस और एक फाउंडर रहा है तुगलक डायनेस्टी का, जो 1320 से लेकर 1324 के बीच में 4 साल उसने राज किया। फिर आए मोहम्मद तुगलक, ये भी बहुत ही फेमस रहे 1324 से लेकर 1351 के बीच में। फिर फिरोज शाह तुगलक, ये भी बहुत फेमस राजा रहे, उन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई वहाँ पर। तुगलकाबाद इन्हीं के नाम से फेमस रहा है 1351 से लेकर 1388 के बीच में। और फिर तुगलक डायनेस्टी, मतलब एक के बाद एक डायनेस्टी आ रही थी, एक दूसरे को हरा रहे थे, और नए नए राजपूत और नए नए टर्किश रूलर, नए नए खिलजी डायनेस्टी, नई नई तुगलक डायनेस्टी, और उनके अलग अलग राजा आते गए और एक दूसरे को हराते गए और एरिया कब्जाते गए। ठीक है, और फिर नए नए टॉम, नए नए मकबरे, नई नई चीज़ें, नई नई बिल्डिंगें यहाँ पर बनवाते गए। फिर उसके बाद में आया सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी भी दिल्ली में बहुत फेमस रही है। खिज़र खान बहुत ही फेमस एक फाउंडर रहा है सैयद डायनेस्टी का, जो 1440 से लेकर यानी कि 1414 से लेकर 1421 के बीच में लगभग 7 साल तक रहा। बहुत ही बढ़िया ढंग से दिल्ली को इसने चलाया एज ए फाउंडर। और लास्ट रहा था दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, जिसमें बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक रहा। और इसके बाद में इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट रहा था। इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट रहा था। इसी को बाबर ने हराया था और बाबर ने हराकर 1526 की लड़ाई में पानीपत फर्स्ट वार में, कब हराया? पानीपत की वार 1 में हराया। और हराने के बाद दिल्ली पर
दिल्ली सुल्तानों का राजपाट ख़त्म हुआ और मुग़ल सल्तनत शुरू हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इब्राहिम लोदी को बहुत तरीके से हराया गया था। बाबर बहुत ही इंटेलिजेंट था जो अफ़गानिस्तान साइड से आया और दिल्ली से सुल्तानों का अंत कर दिया और नई मुग़ल डायनेस्टी शुरू हो गई, जो आप 4th लेसन में पढ़ोगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। रूलर ऑफ दिल्ली हमने देखा कितने इंटरेस्टिंग थे, और दिल्ली सुल्तानों का जो एरिया हमने देखा कि इनको कौन कौन से कॉइन छापते थे, पहला कौन था, उसके बाद कौन आया, तोमर राजपूत, यानी कि जो अनंगपाल तोमर थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले शुरू किया था, और किस तरह से उन्होंने अलग अलग कंस्ट्रक्शन और टेम्पल्स वगैरह बनाए थे। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, और सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, इनका कैसे ये रूल करते थे, दिल्ली सुल्तान कैसे कंट्रोल करते थे और कैसे ये लिखवाते थे, इनका जस्टिस करने का तरीका क्या होता था दिल्ली के सुल्तानों का, और कैसे ये लोगों को जो है रज़िया सुल्ताना के बारे में हम व्यूज़ लेंगे कि वहाँ के राइटर उस समय रज़िया सुल्ताना के बारे में क्या सोचते थे। मिन्हाज सिराज बहुत ही फेमस राइटर हुआ है, उसने रज़िया सुल्ताना के बारे में बताया। और फिर उसके बाद आप देखोगे इनका एरिया कैसे बढ़ाते थे, ये अटैक करके कैसे गैरिसन टाउन बनाते और अपना एरिया बढ़ा लेते थे। तो काफ़ी कुछ इसमें नॉलेज है पढ़ने की। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही बढ़िया ढंग से आप इसको समझ पाओगे। तो आज के इस पार्ट में हमने देखा कितनी अच्छी बातें हमें समझ में आई, बहुत अच्छा सीखने को मिला कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से रूलर अलग अलग टाइम में आए हैं। ओके, तो पार्ट 1 में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, दिल्ली सुल्तान पार्ट 1, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय।